हाँ जी, आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास गैग्स की क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं हम, ठीक है? पिछली वीडियो में हम देख रहे थे गैग्स हैं क्या? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर उन्होंने गैग्स लिखे हैं जिनको ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस कहते हैं या हम उनको पॉलीसैकेराइड्स भी कह सकते हैं, दीज़ आर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अच्छा, इसमें सबसे पहले आता है, इसमें आपने देख के घबराना नहीं है, एक दफ़ा आप याद कर लीजिए टेबल। पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको तो रट्टा होना चाहिए और हो कार्बोहाइड्रेट में से सवाल आए और इसमें से ना ये हो ही नहीं सकता, ये आना ही आना था, ठीक है? सो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, मैं पहले शुरू करने से पहले आपको बता दूं, जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, इट इज़ नॉन सल्फेटेड। बाकी सारे सल्फेटेड गैस हम पूछ सकते हैं। ये पेपर में सिनेरियो आता है प्रूफ में कि हमारे पास ये हाइलुरोनिक एसिड बना करके नॉन सल्फेटेड है, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि नॉन सल्फेटेड, बाकी सारे सल्फेटेड होते हैं, ठीक है? अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड के अंदर कॉम्पोजिशन देखिए, एक तो हमें जनरल पता होना चाहिए, इसमें हमारे पास यूरोनिक एसिड और जो हमारे पास अमाइनो शुगर है वो तो होनी होनी है। देखिए ना, यूरोनिक एसिड इसमें कौन सा है, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। और जो हमारे पास अमाइनो शुगर है उसके अंदर एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर कहा था ना हमने, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोज के साथ हमारे पास एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये होता कहाँ है टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन में? ये होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड में, ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर हमारे पास मौजूद होगा और विट्रस ट्यूमर आई के अंदर होगा। इसके अलावा ये हमारे पास एम्बेलिकल कोड में भी होता है, ठीक है ना? ओवम के इर्द गिर्द भी होता है और उसको हाइलुरोनिक डेज एंजाइम होता है जो कि स्पर्म शायद रिलीज करता है, उससे हमारे पास क्या हो जाता है, ये डाइजेस्ट हो जाता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है। बहरहाल ये एम्ब्रियोलॉजी की बातें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास देखिए फंक्शंस की बातें यहाँ पर लिखी हैं। क्या फंक्शन? लुब्रिकेशन करेगा, शॉक अब्जॉर्बर होगा और साथ में बाउंड हीलिंग में प्रमोट करेगा, ठीक है? सिंपल हो गया। हाइड्रोनिक एसिड एक्ट यूजुअली बनेगा एक्स्ट्रा सेलुलर, जो हमारे पास गैग्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, ठीक है? तो हमने देखना है आप कॉन्ड्राइटिन सल्फेट को। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट में हमारे पास यूरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड वही वाला है, ठीक है? एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, यहाँ ग्लैक्टोज आ गई है, ठीक है? 4 सल्फेट, सल्फेटेड है, जाहिर बात है, वो नॉन सल्फेटेड था, 4 सल्फेट यहाँ पे, ठीक है? ये कहाँ होगा हमारे पास? कार्टिलेज, बोन, स्किन, ब्लड वेसल वॉल्स, इस तरह से। इसका काम क्या होगा? इन टिश्यूज की मेंटेनेंस करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। हैपरिन, ये हमारे पास एक क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एंटी कोएगुलेंट होता है, ठीक है? नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास देखिए डी ग्लूकुरोनेट 2 सल्फेट है, इसमें सल्फर ही सल्फर है, दोनों जगह सल्फर है। यूरोनिक एसिड में देखिए डी ग्लूकुरोनेट 2 सल्फेट एंड सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट। सल्फर सल्फर आपने याद रखना, ज़्यादातर सल्फर हैपरिन होते हैं। ब्लड, लंग्स, लिवर, किडनी, स्प्लीन, और ये एक एंटीकोएगुलेंट के तौर पर बिहेव कर रहा होता है। डिटरमेटिन सल्फेट स्किन से रिलेटेड है, इसका मैंने देखिए एरो बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि इनके अंदर हमारे पास एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन सेम है, ठीक है? ये आप भी बना लें, देख लें, आपने अपनी आसानी के लिए कोई नमूनिक्स बनाना हो। डी अच्छा, इसमें हमारे पास देखिए एल आइडियोनिक एसिड है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन 4 सल्फेट है, ठीक है? इसकी जो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल वॉल्स, हार्ट वॉल्स और स्किन में, ठीक है? इसका भी काम क्या होता है? मेंटेन शेप्स ऑफ द टिश्यूज। कैराटिन सल्फेट, कैराटिन, ठीक है? कैराटिन हमारे पास देखिए इसका मैंने यहाँ पर एरो बनाया हुआ है हाइलुरोनिक एसिड के साथ, क्योंकि एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन सेम है, ठीक है ना? डी ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, ठीक है? इसको अगर याद करने का, के फॉर के कैराटिन के से हो रहा है तो सी 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 सी। कार्टिलेज, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यू, ये कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखता है। बाकी यहाँ आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा इसमें खास बातें नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन आप ये भी एक बार रीड कर लीजिएगा, टेबल याद जरूर आपने करना है, ठीक है? एगर एंड पैक्टिन ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं कि एगर और पैक्टिन के अंदर वो कह रहा है कि एगर जो होता है ये सी वीड, जो जड़ी बूटियाँ कह रहे हैं, समुद्री घास फूस होता है उनमें मौजूद होता है, ठीक है? इसके कॉम्पोजिशन क्या? ग्लैक्टोज, सल्फेट और ग्लूकोज होता है इसमें, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास एग्रोज, अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम लेबोरेटरी में यूज़ कर रहे होते हैं इसको। क्यों? कल्चर मीडियम के तौर पर देखें ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाना है तो उसके लिए कोई चीज़ तो हो जिस पे ग्रो करवाना है, कोई खाना शाना उसको मिले, तो ये एग्रोज को हम यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पर। और साथ में इलेक्ट्रोफेरोसिस, ये जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वगैरह के आपने पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे एग्रोज जेल, बना भी होगा एग्रोज जेल इस यूज़। पैक्टिन क्या होता है? अच्छा, ये दोनों फाइबर्स भी हैं, आपको पता है, एग्रोज और ये पैक्टिन, ठीक है? ये न्यूट्रिशन में आप देखेंगे कि हमारे पास एक होते हैं जो हमारे पास सोर फाइबर्स, इस तरह से करके फाइबर्स की होती है वो क्लासिफिकेशन, वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास पैक्टिन आ रहा है, पैक्टिन भी हमारे पास एक फाइबर्स ही है, ठीक है ना? फाइबर्स आपको पता है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सेलुलोज भी एक फाइबर था। इनके फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? ब्लड ग्लूकोज को लोअर रखने में, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को लोअर करने में। बहरहाल एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में कह रहा है कि पैक्टिन होता है। कंपोजिशन में ग्लैक्टो यूरोनेट है और रैमनोज है, ठीक है? इन दोनों से मिलकर बनता है और ये हमारे पास डाइटरी फाइबर है, जेलीज वगैरह में हम कह रहे हैं यूज़ करते हैं। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोप्रोटीन, मैंने यू क्यू लिखा हुआ, परेशान ना हो कि यू क्यू क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन्स और जो हमारे पास पीछे है प्रोटीओग्लाइकेंस, ये आ सकता है, तो आपने इसको इंटरनेट से एक अच्छा सा डिफरेंस सर्च करके इनके डिफरेंस कार्ड लेने हैं, ठीक है? मैं आपको वैसे बता भी देता हूँ, मैंने जैसे बताया था कि ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन बाद में आ रहा है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम है, ठीक है? ये कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मेन डिफरेंस है, साथ लोकेशन का फ़र्क है, ठीक है?
तो इसके अंदर यहाँ पर उसने म्यूकोप्रोटीन्स भी इनको कह सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बातें लिखी कि 1 to 90% होता है, बट इसमें मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, ठीक है, आप यही याद रखें। अच्छा, इसके अलावा उसने बताया हुआ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस पे आपको पता होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होते हैं, सारे सेल रिसेप्टर, ठीक है। टाइटन में आप पढ़ते होंगे, सेल रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो भी हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, रिसेप्टर, सारा कुछ आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर ये ख़राब हो जाए, ठीक है ना, सेल टू सेल एडहेजन भी करवा देते हैं ना ग्लाइकोप्रोटीन, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारे पास जो सेल होते हैं वो मेटास्टेसिस मतलब कैंसर की स्प्रेडिंग हो जाती है। सेल अपना जो दूसरों के साथ नाता तोड़ के अलग चले जाते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में, ठीक है ना, फिर वहाँ जाके मेटास्टेसिस नए ट्यूमर की ग्रोथ करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास इनमें मौजूद हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में। सो ये आप देख लेंगे, एनास्टाइलिक एसिड है, मैनोज है, ग्लैक्टोज है। अच्छा, ये एक पीछे कोरिलेट करें, जाइलोस हम पीछे पढ़ चुके हैं ग्लाइकोप्रोटीन में होता है, ठीक है। ये मैंने आपको तब भी कहा था कि ये हमारे पास हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। लैक्टिन की बात करें तो यहाँ पर लैक्टिन्स जो होते हैं उन्होंने बताया कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की एक स्पेशल कैटेगरी है सेलेक्टिन्स। हाँ, ये आप अक्सर ही पढ़ेंगे मुख्तलिफ जगह पर जहाँ पर सेल एडिशन की बात है कि सेलेक्टिन्स, एल सेलेक्टिन्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो होते हैं ना जो लिम्फोसाइट्स वगैरह उनकी मूवमेंट में भी हम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जो वेसल्स के साथ उनकी मूवमेंट होनी है, साथ ही हमारे पास जो ओवम की इम्प्लांटेशन होती है, यहाँ तो लिखा हुआ है ओवम की इम्प्लांटेशन में भी एल सेलेक्टिन्स का रोल होता है। बहरहाल एंटीफ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, ये हमारे पास फ्रीज नहीं होती -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एंटार्कटिक जो फिश होती है उसके अंदर मौजूद होती है, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फिर भी देख लेंगे। इसके अंदर हमारे पास उन्होंने लिखा जो प्रोटीन होती है उसमें एलानिन, एलानिन थ्रियोनिन की डेपिटेशन होती है, 15 एसिड डेपिटेशन होती है, तो उसकी प्रोटीन कंटेंट मान जाता है। बाकी कार्बोहाइड्रेट बीटा ग्लैक्टोसाइल लिखा हुआ इन्होंने हमारे पास होता है। बहरहाल छोड़ इसको। ब्लड ग्रुप सब्सटेंस की अगर बात करें ना, ब्लड ग्रुप सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, एंटीजन जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आप पता होगा आपको कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो इनमें जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है वो एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज सैलिक एसिड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के एक और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक टेस्ट में भी आता है, प्रूफ में भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो ये अक्सर बच्चों को मिल नहीं रहा था, तो ये लिपन कोड का पेज नंबर तो मुख्तलिफ होता है, ये आप फिगर से याद कर लें, 7.11 अपनी बुक में ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि लैक्टेज एंजाइम में एब्सेंट होता है, ठीक है ना। यूजुअली देखें ना, ये डायग्राम से समझें आप, ठीक है। लैक्टोज जो होता है उसको हमारे पास क्या करती है, लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है और ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलाइज कर देता है। ये नॉर्मल केस है। अब यहाँ पर ये जो डैश डाली है इसका मतलब अब ये नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये इन्होंने एरो बना के नीचे दिखाया कि लैक्टोज जो है उस पर एक्ट करेगा बैक्टीरिया उसको एक्ट करके या 2 कार्बन वाला हमारे पास मेटाबोलाइट बना देगा, 3 कार्बन, 2 कार्बन वाला हमारे पास एसिटिक एसिड है, 3 कार्बन वाला हमारे पास इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास सच है एसिटिक एसिड ही लिखा हुआ है। बहरहाल ये 2 कार्बन या 3 कार्बन वाले मेटाबोलाइट्स बनेंगे और साथ में गैसेस बनेंगे, ठीक है। गैसेस जो हैं ये हमारे पास जाहिर सी बात है स्टमक में गैस कोज करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन जो है इसको हम ब्रीथ में भी हम मेजर कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास ब्लोटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है ना। ब्लोटिंग मतलब जो हमारे पास इरिटेबिलिटी होगी, बाउल जो हमारे पास इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स होंगी वो खराब होंगी, ठीक है ना। और डायरिया मतलब वाटरी स्टूल आएगा। इसके अलावा डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक बात लिखी है लिपन कोड के, हमारे पास असल में कोई इतना मसला ये क्या कह सकते हैं कि कोई इतनी इसकी नुकसान नहीं है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल कर देता है इंसान को, ठीक है ना। सो वैसे इसका कोई मतलब बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं कि इंसान को मर ही जाएगा, बट इसके अंदर ये कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होता है इंसान। अच्छा, इसके अलावा आप बात कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट की, ये हमें प्रूफ में आ चुका है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। तो इसकी आपको ट्रीटमेंट का भी पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। एक तो पहले आप तो देखें ना, हम क्यों पीते हैं दूध, कैल्शियम ज़्यादा, तो सब कुछ जानते हैं कि कैल्शियम को हम पूरा करने के लिए दूध पी रहे थे, तो उसके लिए आप कोई और चीज़ यूज़ कर लें, ठीक है ना। दूध ना इस्तेमाल करें, योगर्ट खा लिया करें चीज़। अच्छा, आप बच्चे कहेंगे जो योगर्ट और चीज़ भी तो हमारे पास दूध से बनती है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखी है लिपन कोड ब्रैकेट में लिखा है कि बैक्टीरियल एक्शन के बाद या उसको अगर हम थोड़ी देर देखें चीज़ बनने में थोड़ा वक्त लगता है, हम उसको रख देते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे पास लैक्टेज है, ये लैक्टोज है, इसके अंदर हमारे पास यह लिखा हुआ है कि उसकी वजह से कम हो जाती है लैक्टोज का जो कंटेंट होता है मिल्क में, ठीक है। बहरहाल इसके अलावा कह रहा है कि ग्रीन वेजिटेबल ब्रोकली जो सब्ज गोभी होती है वो खा लें, ठीक है। या आप इसके अलावा कह रहा है कि कैल्शियम कोई और इंटेक के इसके यूजेस सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, या हम लैक्टेज पिल यूज़ कर लें कि लैक्टेज हम ओरली ले लें, या उसका हमारे पास दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि लैक्टेज ट्रीटेड प्रोडक्ट यूज़ करें। मिल्क को पहले ही लैक्टेज से ट्रीट हो रहा है, वो पहले ही लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और लैक्टोज में हो जाए। तो बहरहाल ये सारे ट्रीटमेंट आपको याद होने चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, ठीक है। ये लिपन कोड की है, ये मैंने लिपन कोड से देख लिया। अच्छा, इसके अलावा ना
यहाँ पर देखें, आप भी अपनी बुक को इस तरह कर सकते हैं। मैंने अपने सफ़े किए हुए अलग-अलग जो करने होते हैं। बहरहाल यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो है ना ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ये पूछ सकते हैं वाइवा के अंदर, आपको कम से कम इनके नाम तो कम से कम आने चाहिए, ठीक है ना। ये टेबल नंबर 11.1, ठीक है ना। वोन गायरिक डिजीज़ है, पोम्पीज डिजीज़ है, कोरिज डिजीज़ है, एंडरसन डिजीज़ है, मैकॉर्डल डिजीज़ है, हार्स डिजीज़ और ट्राउट डिजीज़ है, ठीक है। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में हमारे पास कोई इंजाइम डेफिशिएंट होगा, ठीक है ना। और इस वजह से हमारे पास ये जो है, ये यहाँ पर लिखे भी हैं डेफिशिएंट इंजाइम, ये सारे होंगे, तो इनकी वजह से एक्यूमुलेशन हो जाएगी स्पेसिफिक ग्लाइकोजन सब्सटेंसेस, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने सिम्टम्स लिखे हैं, एक डॉट रीड कर लीजिएगा, ठीक है। कम से कम आपको एक दो के नाम आने चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, ये भी हमें प्रूफ में आ चुका है। इसे होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सिनेरियो बना के दे सकते हैं। इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं होता, आप समझ लें बहुत अजीब सिनेरियो आएगा, ऐसा कोई नहीं है। आपने सही तरह पढ़ा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस के होता क्या है कि हमारे पास जो गैग्स है ना, उनको हमारे पास डाइजेस्ट कह लें, हाइड्रोलाइज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम डेफिशिएंट होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्टोरेज, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो गैग्स एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे बॉडी के अंदर ही। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फिर हमारे पास कार्टिलेज में है, जहाँ भी है वहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और उससे मेंटल इफेक्ट भी आएंगे, ठीक है। ये तो कुछ हो रहा है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटल इफेक्ट भी आएंगे। अच्छा, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ हम देखें ना, बोन मैरो रिप्लेस कर देंगे, जाहिर सी बात है बोन मैरो जो हम रिप्लेस कर देंगे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो है लाइसोसोमल एंजाइम्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास मैक्रोफेजेस के अंदर, मैक्रोफेजेस कहाँ माने होता है, बोन मैरो से ना, तो इन्हीं मैक्रोफेजेस ने ही आगे, इन्हीं मैक्रोफेजेस में लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें हमारे पास एंजाइम डेफिशिएंट होता है। तो ये बहरहाल हम बोन मैरो रिप्लेस कर सकते हैं, या हम इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। या हम एंजाइम वो जो स्पेसिफिक खत्म हो गया था उसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं। लेकिन इसने एक लिखा हुआ है, इसका एक नुकसान ये कि ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स को सही नहीं कर सकता। यहाँ पर दो डिजीजेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हंटर और हल्डर डिजीज। अच्छा, एक एमसीक्यू ये भी पूछ सकता है कि हंटर, ये सारे जितने भी म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस है ना, ये सारे के सारे जो है हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, सवाए हंटर की, एक्स लिंक्ड है, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है, इसके अंदर एंजाइम डेफिशिएंसी आप देख लीजिएगा, अल्फा एल आइडिरोनिडेज, ये आया हुआ था। मैं कैसे आपको बताऊँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपने याद रखना है कि एल आइडिरोनिडेज जो होता है वो हल्डर में डेफिशिएंट होता है, जबकि हंटर में आइडिरोनेट सल्फाटेज आया हुआ था, ठीक है। आइडिरोनेट सल्फाटेज होता है। इसके अलावा हमारे पास आपके सिम्टम्स वगैरह भी देख लीजिएगा, ठीक है। मेनली एंजाइम आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है ना, और सिनेरियो में भी आ सकता है। बाकी आप इसको रीड कर लीजिएगा। और ये उन्होंने एक ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा पाथवे सा। अच्छा, ये भी आप ये देखिए, सैन फाइलिपो सिंड्रोम, ये भी एमसीक्यूज में पूछ सकता है। इसके अंदर आप एंजाइम डेफिशिएंट यूज देख लीजिएगा कौन है, ठीक है ना। ये 3 भी लिखा हुआ है, एम एम म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस 3, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये स्टेप्स के लास्ट से लिखा हुआ है, ये आपको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्लाइड सिंड्रोम है, इसके अंदर भी आपको पता चाहिए बीटा ग्लूकुरोनिडेज डेफिशिएंसी होती है। बस इसमें एंजाइम याद करें, इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आते हैं दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हंटर और हल्डर, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास जो है कार्बोहाइड्रेट एंड होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा, तो थैंक यू।